तो आज हम नया चैप्टर का जो है ताबड़तोड़ सीरीज़ करने वाले हैं। तो वो है अपना एटम, क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, नीट में बड़े अच्छे सवाल आते हैं इसके। तो आज हम रिवाइज़ करेंगे, पूरा PYQ करेंगे। करते हैं पहला सवाल, देखते हैं क्या है। 2016 में आया हुआ सवाल है। व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ द मास m मूविंग विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और वो बम्बार्ड किया गया है हैवी न्यूक्लियस जिसका चार्ज Ze दिया हुआ है, क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या फार्मूला होगा। तो इस केस में हमेशा आपको बराबर करना होता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को बराबर, क्योंकि जब आप फेंक रहे हो तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर प्लस, तो ये दोनों रिपेल करेंगे तो ये जैसे जैसे पास जाएगा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। तो एक टाइम के बाद ये दोनों बराबर हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी जो हुई वो आपका इधर लिख रहा हूँ, ये इधर लिख दिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी kZe और अल्फ़ा पार्टिकल फेंका है अपान R नाट का पूछ रहा है रिलेशन मास के साथ। तो R नाट का क्या आ जाएगा, इन्वर्स का रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे ये ऊपर, तो 1/m। तो जो आपका ऑप्शन बनता है इसमें ये बन रहा है आपका सी आंसर, इस करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा सवाल 2010 में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, अल्फ़ा न्यूक्लियस है, ऑन अल्फ़ा न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको फिर से फेंका गया है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, इसमें भी रिलेशन मास के साथ क्या आएगा, सी वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 2009 में आया हुआ सवाल है। इन ए रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्टाइल किया गया Z1 चार्ज को और मास उसका m1 था। तो यानी काइनेटिक एनर्जी उसको दी गई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फटाफट। काइनेटिक एनर्जी आ गई उसकी हाफ mv का स्क्वायर, हाफ mv का स्क्वायर, यहाँ m1 डालना पड़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डालोगे, Z1 Z2 क्लोजेस्ट अप्रोच का ये भी फार्मूला यहाँ पे लगेगा अपान R नाट। तो R नाट का रिलेशन कैसे बन जाएगा, R नाट इज़ प्रोपोर्शनल टू इस चार्ज के मल्टीप्लिकेशन में Z1 और Z2 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी A इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2003 में आया हुआ सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसको जो है फिक्स करके रखेगा किसी एक r ऑर्बिट में। तो कह रहे हैं फोर्स, कूलम फोर्स जो है वो क्या होगी। तो फोर्स का भाई फार्मूला आपको पता है, वेक्टर फॉर्म वाला। और अट्रैक्शन फोर्स रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है। तो उसकी वजह से आएगा k e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का क्यूब और r का ये r वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, कैप नहीं, क्योंकि कैप आपने ओपन कर दिया है। तो आंसर जो है इसका डी आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीट 2017 में आया हुआ सवाल है। द रेशो ऑफ ए वेवलेंथ ऑफ ए लास्ट लाइमन, यानी इन्फिनिटी पे फेंका है बाल्मर का, और फिर उसके बाद है लाइमन का। ठीक है, इन दोनों का दिया हुआ है, रेशो बताना है। तो पहले आपने याद रखना है कि 1/λ इज़ इक्वल टू R नाट, एक रीडबर्ग इक्वेशन होती है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अच्छा, ये वाली चीज़ तो इन्फिनिटी होने वाली है, इसका मतलब लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n के स्क्वायर के टाइम्स। तो ठीक है, बस डाल दो, अब इनका रेशो में आंसर आ जाएगा। तो यानी बाल्मर ऊपर रखा है, लाइमन नीचे, लाइमन बाल्मर ये आ जाएगा, n इसकी 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। आपने बस वैल्यू डाला, 2 का स्क्वायर नीचे 1 का स्क्वायर। तो जो आंसर आपका आता है 4:1। तो आंसर जो है बी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2016 में आया हुआ सवाल है। गिवन द वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट की दी है 10⁷। द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ की क्या होगी। बहुत सिंपल है, लास्ट लाइन का मतलब फिर से इन्फिनिटी डालना है। वेव नंबर होता है v बार 1/λ इज इक्वल टू R नाट, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये तो हट जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू डालनी है इसमें। R नाट की वैल्यू 10⁷ दी है, इंटू n1 यानी लाइमन बाल्मर मतलब दूसरा, यानी कि 2 डालना है, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया। तो इसका आपको आंसर आ गया यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 4, इसको 2.5 कर देते हैं, 2.5 इंटू 10⁶ इस करेक्ट आंसर। इसका इस तरह का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2.6 की लिखने के बजाय इन्होंने 0.27 लिख दिया है, तो ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, जो कि करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2013 में रेशो ऑफ द लॉन्गेस्ट, यानी सबसे बड़ी वेवलेंथ तब आती है जब सबसे कम एनर्जी हो, यानी इन्फिनिटी पे फेंका गया हो। यानी n1 की वैल्यू आपने अगर लाइमन दिया है तो 1 लेनी है, और n2 की वैल्यू जो है इन्फिनिटी लेनी है। लाइमन एंड बाल्मर सीरीज़ का देखो कह रहा है रेशो बताना है आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। सिंपल है, चलो करते हैं ट्राई। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम एनर्जी। अच्छा, इन्फिनिटी पे नहीं फेंकना, फिर तो उल्टा बोल दिया था मैंने। हाँ, इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो आस पड़ोस में फेंका गया है n1 और n2, यानी n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 लेना है, आस पड़ोस में फेंकना है। ठीक है, लाइमन के अकॉर्डिंग 1 2 लेंगे, बाल्मर के अकॉर्डिंग 2 3 लेंगे। तो हमने फिर से इसका आंसर कर लेना है 1/λ इज इक्वल टू R नाट, दोनों में सेम रहेगा। तो ये मैंने लाइमन के लिए लिख दिया पहला वर्ड, R नाट यहाँ पे फिक्स कर दिया है।
तो यहाँ पे n1 की वैल्यू पहली क्या डालेंगे, लाइमन की वैल्यू 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये 4 और 4 अपान ये इस तरह 4 माइनस 1 अपान 4 इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे आर नाट तो है ही है, लाइमन का आ गया। इसी तरह से मैं डिवाइड में लिख देता हूँ वहाँ पे बाल्मर की। आर नाट तो सेम ही रहेगा, दूसरा ब्रैकेट 1 अपान 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 3 का स्क्वायर, ये कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 4 यानी 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 36 आ जाएगा। आर नाट तो रहेगा ही रहेगा, ये और ये कट गया। अब देखो रेशो क्या आया, बाल्मर सबसे ऊपर चला जाएगा तो बाल्मर डिवाइडेड बाय लाइमन। आपका जो आंसर आने वाला है ये आ जाएगा 3/4 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से काटो 9 आ गया, 9 त्रिक 27 27 आ गया अपान 5। अगर बाल्मर ऊपर रखा है तो ऊपर 27 आएगा। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि लाइमन ऊपर रखो तो इसका उल्टा रेशो आंसर बोल दो 5 अपान, यानी उल्टा हो जाएगा। तो लाइमन ऐसे और बाल्मर, तो इसका आंसर आ जाता है 5 अपान 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 में आया हुआ सवाल है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ए लाइमर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ ए बाल्मर सीरीज के बराबर है फॉर ए हाइड्रोजन लाइक आयन। ठीक है, तो अटोमिक नंबर बताना है ऑफ हाइड्रोजन का, जो है अटोमिक नंबर जेड ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक, उसका अटोमिक नंबर कितना होगा। सिंपल है, देखो कैसे करना है इसको। इसमें वेवलेंथ बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का, ठीक है, और हाइड्रोजन सीरीज़ बोली गई है। तो फिर आपका जो वेवलेंथ आया 1 अपान लैम्डा आर नॉट जेड का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगता है। तो पहली लाइन है, इसका मतलब आस पड़ोस में जंप करी गई है। ठीक है, आस पड़ोस में जंप करेंगे तो 1 अपान 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका आ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू आर नॉट, यहाँ पे 1 का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर इधर से एलसीएम वगैरह जाएगा, तो ये 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा। ये आ गई आपकी लाइमन वाली। अब उसने कहा है बाल्मर के बराबर है, उसकी वेवलेंथ जो हाइड्रोजन इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ, हाँ वेवलेंथ दोनों की बराबर है। ठीक है, तो अब हम उसकी बाल्मर की देख लेते हैं। 1 अपान लैम्डा बी इज इक्वल टू आर नॉट जेड का स्क्वायर, और वो भी कह रहा है कि उसका भी फर्स्ट लाइन ही है, हाँ ठीक है, सेकेंड लाइन है। ठीक है, इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का मतलब हो गया दूसरी लाइन में जंप करना है। सेकेंड लाइन उसका कौन सा हुआ, यानी कि जो जंप होगा वो आपका 2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा उसके अगले वाले में। ठीक है, 3 नहीं या 4 डालो, क्योंकि अगला सेकेंड लाइन है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया आर नॉट जेड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 4 का 16 हो जाता है, 16 का नीचे 16 ही आएगा, ऊपर 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया इस तरह से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है, तो चलो बराबर कर देते हैं। तो यानी आर नॉट जेड का स्क्वायर, ये आ गया 3 अपान 16 इज इक्वल टू आर नॉट, दूसरा वाला ऊपर वाला जो था 3/4, 3 से 3 उड़ गया, आर नॉट से आर नॉट उड़ गया, और 16 ऊपर चला गया, तो 16 डिवाइडेड बाय 4, इससे काटा तो ये 4 आ गया। अब 4 का हमें रूट लेना पड़ेगा क्योंकि जेड का स्क्वायर है, तो जेड यहाँ पे ऐसे रखा, यहाँ नॉर्मली रूट लगा दिया इस तरफ, तो ये आ जाता है आपका 2। तो यानी कि आंसर जो है उसका अटोमिक नंबर कितना है, यानी 2, यानी डी इज़ करेक्ट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आया है अपना 1993 में। विच सोर्स इज़ एसोसिएटेड विद एमिशन, लाइन एमिशन के लिए कौन सा सोर्स जो है स्पेक्ट्रम वैलिड होता है। ये तो गलत, इलेक्ट्रिक फायर। नियॉन जो है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरेटिकल है, नीट 2020 में आया है। बोहर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है, तो भैया बोहर मॉडल जो वैलिड होता है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के जैसे होता है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसके जैसे होना चाहिए। तो सिंगली आयोनाइज्ड, ये भी बिल्कुल एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन बचाया, ये भी सही है। ड्यूट्रॉन एटम, इसमें भी एक ही है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ड्यूट्रॉन का नाम होता है हाइड्रोजन आइसोटॉप का, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, तो इसीलिए ये भी वैलिड है। लेकिन नियॉन में देखो नहीं वैलिड है। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 10 है, और 10 है तो इसके पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 10 होंगे। एक आपने फेंक दिया तो 9 बचे ना, तब भी तो वैलिड नहीं होगा क्योंकि सिंगल होना चाहिए। तो ये आपका आंसर करेक्ट है, इसके लिए वैलिड नहीं है। अगला क्वेश्चन 2019 में आया है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिट इज़ दिया हुआ है कितना, इतना -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये बताना है। तो जो आपको क्वेश्चन में बताना चाहता है एक रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब देखो इसका क्या है सिंबल,
यहाँ पे इसको क्या करना है, आपने 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पे माइनस साइन डाल देना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो है इन सब का आधा होता है। तो इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी आपका प्लस में होना चाहिए, वो है 3.4 ये वाला, और पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होना चाहिए, जो कि ये गलत है। अगले हम देते हैं, यहाँ पे देखो 3.4 है ये प्लस में और यहाँ पे ये डबल है, तो यानी डी इज़ करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन में। तो 2019 में आया हुआ सवाल है, इसमें कह रहे हैं रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट, जो उसका इलेक्ट्रॉन का रेडियस होता है या एटम का रेडियस होता है वो है 0.51 एंगस्ट्रॉम और उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज़ रिप्लेस्ड बाय म्यू से रिप्लेस कर दिया गया और चार्ज जो है सेम है, जब बस मास उसका इलेक्ट्रॉन से 207 गुना क्या है ज़्यादा है। तो कह रहा है कि बताओ रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई इसमें याद रखना है एक कंसेप्ट कि एनर्जी में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, क्योंकि मास जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, और रेडियस में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। तो अब हमें क्या करना है, बस मास से डिवाइड कर देना है, क्योंकि म्यू इतने गुना टाइम्स है ना 207, तो एनर्जी में आपका आंसर आ जाएगा कितना -13.6 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एम कितना है 207, इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 13 दूना 26, यानी कि 256 इंटू 10 की पावर 13 दूना 26 एक मिनट, हाँ 228 आ जाता है, यानी कि -2.8 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, तो यानी कि ये आ जाएगा किलो इलेक्ट्रोवोल्ट में। और आपका ये जो है नीचे वाला रेडियस जो है इतना घट जाएगा, यानी 207 से डिवाइड, तो 0.53 को अगर आप डिवाइड कर दो 207 से, तो अप्रॉक्स का जो आंसर है 0. यानी कि ये आ जाएगा 2.5356 के करीब और इंटू 10 की पावर -13, यानी ये रिलेशन आपको लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको आंसर आ जाएगा, बस डिवाइड ही करना है, तो सी इज़ करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है अब 2018 में आया हुआ है, ये क्या कह रहा है सवाल, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बस प्लस में होती है और टोटल एनर्जी जो है माइनस में होती है और वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होती हैं। इन बोहर ऑर्बिट में क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस में और वो होती है माइनस में, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, 2015 में आया है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ठीक है, यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, ठीक है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, कितना होगा ये बताना है। तो थर्ड ऑर्बिट है और हीलियम एटम है, तो भैया जो फार्मूला है वही सीधा सीधा याद करो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n। तो बस आंसर डाल दो, Z की वैल्यू जो है हीलियम है, यानी 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर, हाँ n की वैल्यू जो है ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड, यानी थर्ड ऑर्बिट, थर्ड है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट है, यानी कि 3 यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये कर दो 0.7 आ जाएगा, 7 इंटू 2 करो तो 14 आ जाएगा, तो यानी आंसर आता है डी इज़ करेक्ट आंसर, 1.46 इंटू 10 की पावर 6। तो अगला करते हैं, 2013 में आया सवाल, ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ऑन ए ट्रांजिशन N1 से N2 में जंप किया, वेयर N1 N2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू स्टेट, ठीक है, अज्यूमिंग बोहर मॉडल टू बी वैलिड, द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज़ 8 टाइम्स, इनिशियल स्टेट यानी N1 में 8 गुना था फाइनल स्टेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड का याद रखना है, टाइम पीरियड इज़ n का क्यूब इन्वर्सली z का स्क्वायर होता है, z तो फिक्स है, तो यानी n का चेंज आ रहा है। तो अपना जो यहाँ पे आया टाइम पीरियड का कह रहे हैं, स्टार्टिंग में जो था 8 गुना था पहले के कंपैरिजन में, 8 डिवाइडेड बाय 1, n1 का क्यूब और n2 का क्यूब। अब क्यूब उधर जाके रूट लग जाएगा तो वो बन जाएगा रेशो 2/1, यानी n1/n2 का रेशो आ गया। इसका मतलब है कि जो आपका n1 होना चाहिए वो आपका 2 के करीब आना चाहिए और n2 जो है वो 1 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका आंसर देख लो, जिसमें आपका रेशो कट रहा हो उस तरह का चेक कर लो। यहाँ पे देखो 2 और काट दो तो ये आ गया 2 और 1, तो ये आपका आंसर करेक्ट है, डी आंसर इज़ करेक्ट आंसर। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें 2012 के आया हुआ सवाल है, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम जंप कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 2, यहाँ से जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 1 में, ठीक है, ओके। अगला क्या कह रहा है, तो जब जंप कर रहा होगा तो इसकी एनर्जी एमिट हो रही होगी, ठीक है। टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कितना मेजर किया गया, 3.57।
तो बच्चों यहाँ से याद रखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से N2 में जो वैल्यू होती है वो होती है 3.4, यहाँ पे होती है -13.6। इन दोनों का गैप करो आप, इन दोनों का गैप करते हो तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 10.2, यानी जो एनर्जी है आपने गिवन एनर्जी 10.2 दी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता चल गया, इलेक्ट्रोवोल्ट में ही सारा है ये। तो बस हमें फार्मूला लगा देना है, फाई इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन जिसको बोलते हैं, गिवन एनर्जी माइनस आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है। गिवन एनर्जी है 10.2 माइनस काइनेटिक एनर्जी है 3.57। अगर इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखोगे तो ईवी ऐसे लिख सकते हैं दोनों में। तो इन दोनों का गैप करते हैं तो ये आपका आंसर आता है यहाँ पे, अगर मैं माइनस करूँ तो 6 पॉइंट ये आ जाता है आपका 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये 7 5 12, यानी कि आ जाता है ये आपका डिफरेंस करके 6.63, ठीक है, 63 आ जाता है इलेक्ट्रोवोल्ट फाई की वैल्यू। अब हमें निकालना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितना होगा, तो भाई फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगा, E इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा वाला फार्मूला, यहाँ पे लैम्डा नहीं फ्रिक्वेंसी चाहिए, हाँ ठीक है, E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। ये इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका हम कन्वर्ट करके लिख देते हैं फाई वगैरह, तो E डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा H, और यहाँ से जो है इसका आपका आ जाएगा म्यू। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे सारी वैल्यू को डाल के वर्क फंक्शन वगैरह को, तो जो आपका आंसर मिलता है मैं लिख देता हूँ एकदम सीधा सीधा 6.63 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके h की वैल्यू से 6.63 इंटू 10 की पावर -34। तो जो आपका ये सॉल्व करके फ्रिक्वेंसी आती है 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज आती है। बिल्कुल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया 1.6 10 की पावर 15 हर्ट्ज, यानी कि सी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 में आया है, ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जंप कर रहा है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट N टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, किसी एक एक्साइटेड स्टेट में है जिसका नाम N है, वो ग्राउंड में जा रहा है, इसका नाम N दे देते हैं, इसका ग्राउंड मतलब 1, ठीक है। द वेवलेंथ सो इमिटेड इल्यूमिनेट ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग ए वर्क फंक्शन 2.575 इलेक्ट्रोवोल्ट इफ़ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जो है 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट है। देन द वैल्यू ऑफ N की क्या होगी ये बताना है कि भैया वो N नंबर जहाँ से जंप हुआ है वो क्या है। अगर वर्क फंक्शन दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो ख़त्म, यानी कि जो गिवन एनर्जी है, यानी कि हमारी जो एनर्जी रेडिएट हुई है इन टाइम, यहाँ पे E लिख दिया है इसको, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी मिला के। वर्क फंक्शन आपका 2.75 है और काइनेटिक एनर्जी जो है 10 इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर हम करेंगे तो दोनों को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो टोटल एनर्जी आई है आई 12.75 ये टोटल एनर्जी आ गई। बस आपका डिफरेंस कर लेना है उन दोनों का, बस आंसर आ गया। तो अब हमें 12.75 का गैप आना चाहिए बस। तो कैसे, यहाँ पे आपका जो इस फर्स्ट वाले ग्राउंड स्टेट में होती है -13.6, अब यहाँ पे जो गैप होगा यानी कि कितना है 12.75। तो आप इसको क्या करो, इसमें से माइनस करो और ये आंसर देख लो कितना है। 13.6 से अगर माइनस करूँ 12.75 तो यहाँ पे आ जाता है आपका 0.53 के करीब माइनस में। तो 53 किसकी वैल्यू होती है तो ये आपका आ जाएगा। तो 0.53 इलेक्ट्रोवोल्ट इज़ इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर, N ऊपर भेज दिया, ये आपका उधर चला जाएगा, तकरीबन 25 के करीब आ जाता है, ठीक है। तो 25 यानी उधर जाके रूट लग जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो यानी कि जो है डी इज़ करेक्ट आंसर करेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 2011 में आया है। ये क्या कह रहा है, ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जंप कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से N में। कोई एक एक्साइटेड स्टेट N है, वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है 1 में, ठीक है। तो ये जब जंप कर रहा है, ठीक है, वेवलेंथ इमिटेड जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑफ ए हैविंग वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन कह रहे हैं एक जनरेट हुआ, वर्क फंक्शन है किसी मटेरियल का और इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 है। तो इसका मतलब जो जनरेट हुई एनर्जी है वो इन दोनों को मिला के है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ जाएगा 2.75 प्लस 10 इलेक्ट्रोवोल्ट में है ये, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 12.75 आ गया। तो ये यहाँ से 12.75 जनरेट हुई एनर्जी, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब भाई यहाँ की एनर्जी का हम बता सकते हैं। अब पहले सेल में कितना होता है -13.6, अगर 12.75 इससे गैप करो तो ये आ जाता है 0.85, ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आ गया आपका। अब हमें देखना है कि 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट कहाँ पे होता है। तो भाई एनर्जी हमारे पास है 0.85 माइनस का और -13.6 और नीचे आ जाता है n का स्क्वायर। ये n ऊपर चला गया, माइनस माइनस उड़ गया, ये काट दो तो n का स्क्वायर ये आ जाता है 16। तो 16 का रूट कितना होता है
4, तो आपका आंसर आ गया 4, यानी कि सेल जो आपका आएगा सी, यानी करेक्ट आंसर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आया है आपका, ये सवाल आया है कब, 2011 में। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट पॉसिबल एनर्जी फॉर ए फोटोन टू बी इमिटेड बाय द हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। भाई साहब जब जंप कर रहा था तो वो कह रहे हैं कौन सी पॉसिबल एनर्जी नहीं हो सकती, तो N1 यानी पहले सेल में, ये पहला सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले सेल में एनर्जी होती है -13.6, दूसरे में होती है -3.4, तीसरे में होती है अगर डिवाइड करो तो 1.5, और चौथे में होती है 0.85, माइनस में है सब, ठीक है। ऐसे याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगले में होती है 0.53 के करीब अप्रॉक्स। तो अब हम देख लेते हैं कौन सी पॉसिबल एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। डिफरेंस करते जाना है, यानी पहले और दूसरे का गैप करोगे तो ये आ जाता है बिल्कुल ये आपका आता है 3 पॉइंट समथिंग माइनस करके, हाँ ठीक है आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 1.5 से करें तो ये आ जाता है 11, ये वाला इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी से करें तो 13.6 भी, यानी ये और ये आंसर तो सही है। 1.9 का गैप देख लेते हैं कहाँ पे हो सकता है। तो अगर इन दोनों को करें तो गैप आ जाता है, हाँ इसमें आ जाता है 1.9 का, ठीक है, 3 और 2 के बीच में, तो ये भी आंसर सही है। अब जो ये बचा ऑप्शन यही है जो नहीं आ सकता, तो ये ए इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 2010 में आया है। द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ए ग्राउंड स्टेट इज़ -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। द एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड विल बी, फर्स्ट का मतलब हो गया n = 2, कितना होगा, तो भैया एनर्जी का फार्मूला क्या है, एनर्जी = -13.6, और यहाँ पे आएगा z का स्क्वायर, नीचे n का स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी डालनी है, 2 का स्क्वायर, और z इसका हीलियम है तो ये भी आएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 उड़ गया, तो यानी -13.6 पहला इस करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2010 में आया हुआ है। ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n = 3 से ग्राउंड स्टेट n = 1, ठीक है। द फोटॉन्स दस इमिटेड, एक फोटोन एमिट हुआ, एमिटेड इरेडिएट ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज़ इतना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ एस्टिमेटेड टू बी कितना होगा ये बताना है, ठीक है। वर्क फंक्शन इतना है तो भाई पहले तो उसके बीच का एनर्जी निकालो और आंसर आपका ख़त्म। तो 13.6 से माइनस करना पड़ेगा आपका, प्लस कर लो, गैप डिफरेंस लेना होता है हमें, इस साइन को हटा दो आप, तो डेल्टा ई हम निकाल लेते हैं माइनस का। यहाँ पे जो आपका थर्ड नंबर है 3 का स्क्वायर, यानी 9 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो अब इन दोनों को गैप करो तो आपका आंसर आ जाता है 12.1 के करीब, अप्रॉक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट। अब इसने बोला है कि वर्क फंक्शन इतना है तो माइनस कर लेंगे। वर्क फंक्शन अगर मैं 5.1 माइनस कर लूँगा, ये कैसे फार्मूला लगाया मैंने, E = गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, के लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के आ गया। तो के हमें दिया हुआ है, कह रहा है वर्क फंक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो ये जाके माइनस ही करना पड़ेगा, तो मैं माइनस कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन आ रहा है आपका यहाँ से 7, 5, 12 यानी 7 के करीब, तो आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2008 में आया हुआ सवाल है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ -13.6 है व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हो गया n = 2। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, तो भाई साहब एक्साइट करने के लिए यानी जंप करने के लिए उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ग्राउंड में है -13.6 और इसको पहले में भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे आती है आपकी 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस वही आपका एनर्जी आएगा जो चाहिए इसको। ये किस वाले फार्मूले से निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है, -13.6 यहाँ पे आता है z का स्क्वायर, नीचे n का स्क्वायर। तो ये आपका जो आंसर आता है यहाँ पे जंप करने का, तो ये आता है तकरीबन 10.2, यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है अब 2007 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट में दिया है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हो गया n = 2, तो 2 का स्क्वायर से 4 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो भैया -3.4 है और काइनेटिक एनर्जी होता है प्लस में। ये कैसे आया बच्चों, तो ये आपका फार्मूला है E = -13.6 z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, n ने यहाँ पे 2 डाला और डिवाइड किया, z1 आंसर आ गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2005 में आया है। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड, यानी कि n = 2, फर्स्ट एक्साइटेड में ऑफ हाइड्रोजन के दिया है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन दिस स्टेट में कितना होगा, यानी प्लस में होगा, बस आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2004 में आया हुआ है। द बोहर मॉडल ऑफ द एटम, तो उसके बारे में क्या है,
अज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यूज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, प्रिडिक्ट द एमिशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ द एटम्स। नहीं, पहला आंसर है क्वांटाइजेशन में जो है अज्यूम बोहर मॉडल में बताया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड होता है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आया हुआ 2003 का। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम। सबसे कम कहाँ पे होगा, तो रेडियस का फार्मूला आपको आना चाहिए। रेडियस का फार्मूला है अपने पास, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 और नीचे आता है जेड एन का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। यानी जेड यानी एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली है, सेल नंबर तो दोनों में सबके केस में इन्होंने बोला है 1 ही रखना है। तो बस देख लो आप जेड किसका ज़्यादा है उसका रेडियस कम होगा। तो लिथियम का जो जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर जो है 3 है, हीलियम का 2 है, और ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, इसका 1 ही होगा और इसका भी 1 होगा। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2001 में आया हुआ सवाल, द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट इज़ En है, ठीक है। देन द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ ए सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का क्या होगा। तो भैया अगर हाइड्रोजन का केस देखा जाए तो पहले एनर्जी का फार्मूला देख लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू अपने पास फार्मूला होता है -13.6 और यहाँ पे लिखते हैं अपना n का स्क्वायर और ऊपर लिखते हैं z का स्क्वायर इन इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि n तो सबका सेम ही रखना है nth ऑर्बिट, और z जो है एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाएगा। अगर इन्होंने कहा है कि पहले केस में हाइड्रोजन के केस में अगर En उसकी वैल्यू है तो z स्क्वायर यानी कि हम हीलियम का कितना डालेंगे, हीलियम का हम डालेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो आंसर कितना आ जाएगा En 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर जो है ए इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइफ स्पान ऑफ ए एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ क्या होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड्स होता है। ए इज़ करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 1998 में आया हुआ सवाल है, बोहर मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इज़ फर्निश्ड ख़त्म हो जाए बाय द कूलम्स अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफ़ द ए नॉट इज़ द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, एम इज़ द मास एंड ई इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट जो है वैक्यूम की परमिटिविटी। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये बताना है। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो आ गया एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे इन्होंने ए नॉट बोला है रेडियस को। इसमें के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसमें बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ से और एक प्रोटॉन है अंदर, ठीक है। ई इंटू ई लिख दो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी ए नॉट का स्क्वायर। तो ए नॉट एक कट जाएगा, वी हमें निकालना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। वी ऐसे रखा, मास नीचे चला गया, तो एम आ गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एक यहाँ पे बचेगा और ऊपर ई का स्क्वायर है, और ये हम रूट लगा देते हैं, इधर रूट लगा देते हैं तो आंसर आपका ख़त्म। ई आपका बाहर आ जाएगा रूट से, तो ऑप्शन दिख रहा है हमें जो कि पहला आंसर है, यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2007 में आया हुआ सवाल है, टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, इतना है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का। काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है और टोटल एनर्जी के बराबर ही होगी, लेकिन कौन से में पूछ रहा है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जिसकी वजह से आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा आंसर। तो भाई इसमें क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जो भी एनर्जी है -13.6, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हो गया सेल नंबर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4 से काटेंगे तो ये आ गया 3.4 माइनस का। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आने वाली है 3.4 प्लस की इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। तो जो अगला सवाल है 1997 में आया है, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितना दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है एन की वैल्यू आपने 2 लेना है। तो एनर्जी की जो फार्मूला होता है, एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, यहाँ पे आता है जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर इन इलेक्ट्रोवोल्ट। तो एन की वैल्यू यहाँ 2 डालोगे, जेड यानी एटॉमिक नंबर 1 डालोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है आंसर -3.4। तो आंसर कौन सा चला गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1997 में ये भी सवाल आया है,
व्हेन हाइड्रोजन एटम इज़ इन द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल का मतलब है n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इट्स रेडियस इज़ जो होगा बोहर रेडियस से कितने गुना होगा, यानी 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। रेडियस का जो फार्मूला होता है प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। तो यहाँ पे n का वैल्यू डालोगे 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1996 में आया बोहर प्रिंसिपल, द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बीच में एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बीच में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, यानी डी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन 1995 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल हम करते हैं, देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन एटम इज़ रेज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट की तरफ से हम मूव कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे था, अब हम इसको जंप करा के ऊपर वाले सेल में भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो एनर्जी का जो फार्मूला बात किया जाए, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और इनके पोटेंशियल एनर्जी के बीच के रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ माइनस लगा दो, तो अगर ये देखा जाए तो ये ओवरऑल नेगेटिव होती है वैल्यू, तो ये प्लस में हो जाएगी, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा। अब हम बात करें कि अगर एनर्जी का रिलेशन देखा जाए टोटल वाले का, तो वो अपना जो फार्मूला बनता है इन प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, और यहाँ पे z का स्क्वायर ऊपर आ जाता है। नेगेटिव साइन तो है ही है। इसका मतलब हो गया कि सेल नंबर अगर आप बढ़ाओगे, सेल नंबर आप इंक्रीज करोगे, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव कम होती जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल ओवरऑल बढ़ती चली जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जो है प्लस में है, अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो वो एक्चुअल में घटती चली जाएगी, यानी कि आंसर जो आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1992 में आया हुआ सवाल है। इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस A0, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड बोहर ऑर्बिट का बताना है। इसका मतलब हो गया कि रेडियस इज़ प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2 डालोगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला हम देखते हैं, 1992 में आया हुआ सवाल है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है, ठीक है, फॉलोइंग बोहर थ्योरी, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट में अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना एनर्जी जनरेट होगा या लगेगा, ये बताना है। ये है 3 नंबर का, ये 4 नंबर का ऑर्बिट। इसकी बात करें तो हम फार्मूले की एनर्जी इज़ इक्वल टू -13.6 जी का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर आता है। अगर n की वैल्यू 3 डालूंगा तो 9 आ जाएगा। 9 से अगर यहाँ पे z तो हाइड्रोजन ही है, तो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ, इसको 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाता है 1.53 के करीब, ठीक है। और 4 में अगर डालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 0.8 के करीब। ये याद होना चाहिए बच्चों, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो इन दोनों एनर्जी के बीच का अगर डिफरेंस किया जाए तो यहाँ पे जो आंसर आपका मिलने वाला है तकरीबन वो आपका 85 के करीब नहीं, ये वाला, यानी कि आंसर जो है डी वाले के करीब मिलेगा। 0.66 अप्रॉक्स लिया है मैंने, आप कैलकुलेशन घर पे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 1991 में आया हुआ सवाल है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इतना है, ठीक है। द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब हो गया n की वैल्यू 3, तो उसमें कितना एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, यानी कि उसको एक्साइट करने के लिए। तो देखो क्या करना है, पहले तो ग्राउंड स्टेट में इसकी वैल्यू है -13.6, 3 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू वहाँ पे जो आ जाती है वो कितना आ जाएगी, यानी 3 का स्क्वायर डालना पड़ेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और वहाँ पे है बेसिक ग्राउंड स्टेट में 13.6, वही फार्मूला एनर्जी का। यहाँ से काटोगे 9 से तो 1.51 के करीब आ जाती है, तो ये वाला आ गया। अब वो कह रहा है कि द एनर्जी नीडेड, कितना एनर्जी चाहिए इसको ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड में भेजने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो वो इन दोनों का डिफरेंस करें तो वो 12 पॉइंट समथिंग आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन, अगला सवाल जो है ये देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, ठीक है, हिज थ्योरी बोहर यूज्ड, क्या यूज़ किया गया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आंसर जाता है ये आता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1988 में जो आया हुआ है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम कितना है, इतना है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। z चेंज हो गया, हीलियम का z एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4।
इसका मतलब है पहले वाले के 4 गुना ज़्यादा चाहिए। तो 13 इंटू 4 करो, 13.6 अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, इंटू 4, 13 इंटू 4 करते हैं तो आता है ये 52 और वो 6 है तो 50 के अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए, तो यानी डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2016 में आया हुआ सवाल है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जंप कर रहा है फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, इट एमिट ए फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, व्हेन इट जंप फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, तो इसने वेवलेंथ कितनी जनरेट करनी है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। बहुत सिंपल है, इसमें आपने बस यहाँ पे एनर्जी लेवल से डिफरेंस कर लेना है। एनर्जी पहले कौन से है, थर्ड से जंप किया सेकेंड में, थर्ड और ये सेकेंड, तो यहाँ से एनर्जी डेल्टा ई जनरेट हुई। देख लेते हैं कितना, 3 का स्क्वायर अगर करते हैं और 13 को डिवाइड करते हैं तो 1.53 आ जाता है अप्रॉक्स यहाँ पे। तो इस जगह पे अगर हम देखें डिफरेंस, इसको आप फ्रैक्शन में नहीं रखो क्योंकि वहाँ पे कट जाएगा, सिंपल हम पूरे वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे ई लिख देते हैं -13.6, जेड यानी सेम ही रहेगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी 9। पहला इक्वेशन बन गया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे E3 लिख देता हूँ और यहाँ पे E2 में जंप कर रहा है तो यहाँ 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी 4, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इससे वेवलेंथ जनरेट होगी, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, हाँ अब ठीक है। अच्छा ये वाला बन गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो डेल्टा ई लिख देते हैं और ये बराबर होता है HC बाई लैम्डा के। तो डेल्टा ई ऊपर वालों से जो मिला हमें 13.6 तो कॉमन है दोनों में, तो ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो 1/9 और ये साइन में आ जाएगा प्लस 1/4। लेकिन साइन में यहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे हैं तो माइनस का साइन डालना ज़रूरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस ज़रूर डालो क्योंकि हमने डिफरेंस लिया, डेल्टा ई का मतलब डिफरेंस। ठीक है, अब ये हमारे पास इतना बन गया और ये आ गया HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसी तरह से हम दूसरे का डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, किसमें कहाँ से कहाँ जंप हो रहा है, फोर्थ से थर्ड में, तो ये 4 आ गया और ये थर्ड आ गया। तो यहाँ पे भी देखो एनर्जी का क्या फार्मूला लिखूँगा, E = E4 = -13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, पहली इक्वेशन इसकी। और यहाँ पे E3 लिखेंगे, वो तो हमने पहले भी लिखा है, 13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी 9, ये। अब इन दोनों का डिफरेंस से डेल्टा ई जनरेट होगा, यहाँ से लैम्डा 1 नाम दे देते हैं, इसका लैम्डा 2। तो यहाँ पे अपना जो आ जाएगा डिफरेंस का, तो ये आ जाता है 13.6 कॉमन और इसमें जो गैप आएगा यानी 1/4 यानी 16 माइनस 1 यहाँ पे आया 2 यानी कि 9, हाँ ये वाला गैप आ गया। ठीक है, ये आ गया HC बाई लैम्डा 2। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा सा और स्पेस, लेंथी है लेकिन कुछ नहीं है इसमें। इन दोनों इक्वेशन को अब डिवाइड करना है, ये अपना पहला, ये दूसरा। अगर हम यहीं से देख लें, इधर से अगर हम लाइन बना देते हैं आपको समझाने के लिए, डिवाइड, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा और इसमें जो आएगा, अब हमारा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम की वजह से आ जाता है 9, इधर आ जाता है -4 डिवाइडेड बाय 9 × 4 होता है 36, 9 चौक 36। ठीक है, नीचे वाले में भी देख लेते हैं, 9 इधर -16 डिवाइडेड बाय 16 × 9 होता है 144। तो ये आ गया इधर से 1/λ1, ये आ गया आपका लैम्डा 2। अब ऊपर से देखा जाए तो -5 आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो -7 आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से उड़ गए दोनों माइनस। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है 5/36 × 144 ऊपर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ पे 1 था तो ये लैम्डा 2 ऊपर चला गया और नीचे लैम्डा 1। अब इसको जो हम कट करते हैं तो ये आपका 9 के टेबल से अगर कट करो तो ये आ जाता है पूरा, 9 के टेबल से नहीं, हाँ ठीक है 9 के टेबल से कट जाएगा, ये 16 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 से और कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 20/7 आ जाएगा, 20/7 आ गया और लैम्डा 1 के टाइम्स लैम्डा 2 का आंसर। तो आंसर कौन सा है, यानी कि 20/7 यानी कि ये वाला सी आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला सवाल है जो 2014 में आया है। सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, पढ़ते हैं। हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, लैम्डा दिया हुआ है 975 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन रिजल्टिंग एमिटेड विल बी, कितनी स्पेक्ट्रम लाइन एमिट होंगी ये बताना है। इसमें बच्चों सीधा सीधा कंसेप्ट लगाना है कि ये आपका जो सेल नंबर है यहाँ से कुछ जंप किया होगा, ये n = 1 ले लेते हैं, ये n2 ले लेते हैं। तो इनसे जब जंप किया तो यहाँ से एनर्जी रेडिएट हुई डेल्टा ई, वो है वेवलेंथ की फॉर्म में HC बाई लैम्डा यानी 1 2 का 400
डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 975 एंगस्ट्रॉम में ही लेते हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रोवोल्ट में मिल जाती है वैल्यू। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, डेल्टा ई। अब ये आ गया, अब हमें ये देखना है डिफरेंस कहाँ पे होता है। तो अगर n इक्वल टू पहले वाले सेल की देखें तो 13.6, 2 वाले सेल में देखें तो -3.4, याद करना है ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1.51 और यहाँ पे होता है 0.85 ये 4 वाले सेल में। तो अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो चौथे से और इधर तब ये आ रहा है इतना, यानी 12.75। तो यानी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4th वाले सेल से पहले ग्राउंड स्टेट में। तो इसका मतलब है 4 से जंप किया है ग्राउंड स्टेट में, तो स्पेक्ट्रम लाइन कैसे निकालते हैं, ट्रिक सीख लो। जहाँ से जिधर भी जंप किया है उसका गैप निकालो, डिफरेंस ले लो दोनों का, तो ये आया 3। अब 3 का फैक्टोरियल निकाल दो, 3 यानी घटते हुए इसको लिखते जाओ जब तक 0 ना हो जाए, 2 1 और ये 0 हो गया। अब इसका नंबर कितना होना, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 6 स्पेक्ट्रम लाइन एमिट होंगी। तो यानी आंसर जो है इसका सी इज़ करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब 2012 में आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 4 लेना है, टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 3 लेना है, एंड देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर यानी कि यहाँ पे यानी कि सेकेंड एक्साइटेड का मतलब थर्ड और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब 2 में जंप करवाना है, ठीक है। तो रेशो ऑफ द वेव लेंथ λ1 और λ2 क्या होगा इन 2 केसेस में। ये हमने पहले भी बच्चों सवाल निकाला है, तो उसमें आया था 20/7 लैम्डा। तो ये आपका आंसर आने वाला है, बिल्कुल हमने ऊपर एग्जैक्ट किया है। तो क्वेश्चन आपको रिमाइंड कर लेना, ऊपर से एक बार फिर से देख लेना, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो करते हैं अब अगला 2012 का आया हुआ सवाल। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो 5th वाले से एनर्जी लेवल से जंप करता है ग्राउंड लेवल में, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना मिल जाएगा जब वहाँ से फोटोन जो जनरेट होगा उसकी इमिशन की वेलोसिटी कितनी है ये बताना है। तो इसमें आपने क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है। 1/λ वाला फार्मूला रेडबर्ग वाला लगा देना है, 1/λ इज़ इक्वल टू आर। यहाँ पे आर जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो n1 आएगा यानी कि फाइनल में कहाँ पे जंप कर रहा है वो नंबर 1 वाले सेल में, माइनस स्टार्टिंग में कहाँ से किया था यानी सेल नंबर 5 का स्क्वायर। अब जो आपका लैम्डा आता है यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 25 माइनस 1 यानी 24, 24/25 आ जाता है नीचे लैम्डा। लैम्डा आपका आ जाएगा 25/24। लैम्डा मिल गया। अब हम लगाएंगे मोमेंटम वाला, p इज इक्वल टू h/λ। तो लैम्डा हमें पता है, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दी, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h/λ। लैम्डा 25/24 और ये ऊपर चला जाएगा 24, तो आंसर आ गया 24h डिवाइडेड बाय 25, नीचे m आ जाएगा और v। तो ये आपका आंसर आ गया। और साथ में r भी था, हाँ r बच्चों रह गया, तो यहाँ पे r भी ध्यान रखना है, ठीक है। r ये बिल्कुल है, r आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया 24, यानी पहला आंसर करेक्ट आंसर है।